वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल बीसी पे। आइए दोस्तों, हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सही आंसर होता है। पहला है दोस्तों, पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है। पूर्ण विराम मतलब होता है रुक जाना, पूरी तरीके से क्या होता है, रुक जाना। तो पूर्ण विराम का सही अर्थ क्या हो गया, पूरी तरह से रुक जाना। अगला प्रश्न है 32 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो श होता है आपका श, और क्या क्या होता है संघर्षी व्यंजन में, जितने भी श होते हैं आपके, ये आपके संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न बोलता है, अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना, भाषिक सौंदर्य की परख करना, जी नहीं, विचारों की व्याख्या करना नहीं, आलोचना करना नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूंक फूंक कर कदम रखना या फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का सही अर्थ क्या है। मतलब धीरे धीरे बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फेरी वाला मिठाई लगाओ में प्रयुक्त क्या हुआ है, इसमें प्रत्यय लगा है, फेरी वाला में वाला प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जलज। जलज शब्द क्या है। जलज शब्द आपका दोस्तों क्या है, एक आपका योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, जलज क्या है आपका, योगरूढ़ शब्द है। अब इसका मतलब क्या होता है, योगरूढ़ शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसमें आपको उसका अर्थ कुछ और देखने को मिलेगा। जैसे पंकज, पंकज मतलब होता है कमल, लेकिन खिलता कहाँ है, वह आपका कीचड़ में। उसी प्रकार से आपको क्या और हो सकता है, लंबोदर, दशानन, ये सब आपके योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। यौगिक मतलब दो चीजों को जोड़कर जब कोई चीज बनाई जाती है तो वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आती है। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या धन आलय विद्यालय, दो चीजों को जोड़ के बनाया गया है। और रूढ़ शब्द हम उसे कहते हैं दोस्तों जिसे तोड़ने पर कोई अर्थ ही ना निकले। जैसे चावल, चा धन व धन ल, चावल को तोड़ने पर कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब वह क्या है, रूढ़ शब्द है। और तत्सम शब्द और तद्भव शब्द मैंने पहले ही बताया है, तत्सम संस्कृत, तद्भव हिंदी। ठीक है, तो जलज क्या है आपका, योग रूढ़ शब्द है। अगला कपटी मित्र, प्रश्न क्रमांक 34 की बात करें अगर हम, कपटी मित्र, एक छूट गया क्या, नहीं लगा लिए। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप। जी बिल्कुल, कपटी मित्र मतलब धोखेबाज इंसान। धोखेबाज इंसान कौन होगा, जो आस्तीन का सांप होगा वो धोखेबाज इंसान होगा, है ना। अगला देखिए, फिर ये रिपीटेड प्रश्न है ना, कई बार ये पूछता है। गाल बजाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाल बजाना मतलब होता है दोस्तों डींग हाँकना, है ना। अगला, तपोवन में प्रयुक्त संधि। अगर हम तपोवन का संधि विच्छेद कर लें, तपोवन का संधि विच्छेद होता है तपह धन वन। तपह विसर्ग दिख रहा है, चुपचाप विसर्ग संधि लगा करके आगे बढ़ जाइए। अगला है दोस्तों, विराम चिन्ह की उपयोगिता क्या होती है। भाषा को अलंकृत करने के लिए, जी नहीं। भाषा की सामाजिक शक्ति बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं है। भावा अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए, जी बिल्कुल, भाव के अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए ही हम क्या करते हैं, विराम चिन्हों का उपयोग। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, है ना, त्रुटि विराम, इस प्रकार से सारी चीजों को हम भाव के अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर की बात किया है दोस्तों, 3 प्रकार, जिह्वा के उपयोग के हिसाब से 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में सबसे पहले आपका अग्र स्वर। अग्र की बात करेंगे तो अग्र स्वर में आपका ई ई ए आएगा। ठीक है, अग्र स्वर में क्या आएगा आपका, ई ए और ए। ठीक, ये अगर में आ गए। अगर मैं मध्य की बात करूं तो मध्य स्वर में आ आएगा, और इनको छोड़ करके जो बच जाएगा वो सब आपका पश्च स्वर में। जैसे आ, बड़ा आ, ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये आ जाएंगे आपके पश्च स्वर में। पश्च स्वर में क्या क्या आ जाएगा, ओ, औ, ऊ, आ। अब देख लीजिए पश्च स्वर में क्या क्या है, ई नहीं होगा, ऊ आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, बिल्कुल सही। तो पश्च स्वर में क्या हो जाएगा, ओ, औ, ऊ, आ, तो ऊ यहाँ पे मिल रहा है हमको, ऊ हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 46, केतु का पर्यायवाची। राहु केतु शब्द सुने होंगे आप, केतु का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों वो ये होता है झंडा। केतु का पर्यायवाची क्या होता है,
झंडा। भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भाषा मतलब उसको लिखना और पढ़ना, है ना। भाषा को क्या करना? पढ़ना और लिखना। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? पढ़ना और लिखना। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जबकि अगर मैं रचना के आधार पर बोलूंगा तो 3 प्रकार होते हैं, आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, अर्थ के अनुसार 8 और रचना के अनुसार 3। अगला प्रश्न दोस्तों, शब्द सार्थक तभी कहलाएंगे जब बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, उनके निश्चित अर्थ। जी बिल्कुल, ये दोनों तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। उनके निश्चित अर्थ हों तभी शब्द जो होंगे वो सार्थक शब्द कहलाएंगे। अगला है, अपठित गद्यांश का सारांश कितना होना चाहिए? दिए गए अंश का दुगुना, दिए गए अंश का 1/3, दुगुना मतलब डबल, 1/3 मतलब 1/3। बिल्कुल 1/3 ही सही आंसर है आपका। दिए गए अंश का कितना होना चाहिए? शीर्षक या सारांश कितना होना चाहिए? 1/3 की, सॉरी, सारांश 1/3 होना चाहिए। अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किसमें सबसे अच्छा प्रयुक्त हुआ है? अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए। देखिए अच्छा तुम घर जाओ, यहाँ पे तो विशेषण लग ही नहीं रहा है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, विशेषण मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बताएगा, है ना, उसे हम विशेषण कहेंगे। यह स्थान बहुत अच्छा है, इस स्थान की विशेषता बता रहा है कि यह स्थान क्या है? बहुत अच्छा है। इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषा से आगत नहीं है? मतलब देसी भाषा की बात कर रहा है। अब इन चारों में देसी जो भी होगा वही आपका क्या है? आंसर है कबड्डी। कबड्डी क्या है? हमारा देशज शब्द है, इसलिए विदेशी भाषा से आगत नहीं है। अगला जो है, वाक्य क्या है? शब्द मात्र? जी नहीं। उच्चारण मात्र? जी नहीं। विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह? बिल्कुल सही है। चिन्ह मात्र भी नहीं है। तो शब्द जो है ये विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला क्या है? पद समूह है। क्लियर हो गया? वाक्य क्या है? ध्वनियों के मेल से वर्ण बनता है, वर्णों को मिला करके शब्द बनता है, और शब्दों को मिला करके क्या बनता है? वाक्य बनता है। क्लियर हो गया? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? पढ़ना तो क्रिया है, खर्च भी नहीं है, मुद्रा भी नहीं है। निपट जो है दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज, मतलब एक तीर से दो निशाना, मतलब एक काम, एक चीज करो और उससे आपको दो फायदा मिल जाए। अनेक कार्य करना, क्या करें क्या ना करें, एक साथ दो लाभ। जी हाँ बिल्कुल यही सही आंसर है कि एक साथ दो लाभ होना। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? दोस्तों मोटापा और बुढ़ापा जो होता है, जिसमें भी पा लगे रहेगा, जिस भी शब्द के अंत में पा लगा रहेगा वो पुल्लिंग होगा, याद रखिएगा। जिस भी शब्द के अंत में आप, आए, पा लगा रहेगा, महीने के नाम, दिन का नाम, धातु का नाम, वस्त्र का नाम, ये जितनी भी चीजें आएंगी, पशु पक्षी के नाम, है ना, ये सारी की सारी क्या होंगी आपके? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो बुढ़ापा मोटापा क्या है आपका? पुल्लिंग है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है पूछा है। वाचन में कौन सा गुण नहीं है? शुद्ध उच्चारण है, आरोह अवरोह है, प्रवाह भी है। अटकना, अटकना जो है इसका एक गुण नहीं है। अच्छे वाचन का गुण अटकना नहीं है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? विस्तृत नहीं। शीर्षक की बात कर रहा है, शीर्षक बिल्कुल छोटा होना चाहिए और बिल्कुल उसके केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए, सेंट्रल चीज को बताने वाला होना चाहिए। कठिन और अलंकृत भी नहीं होना चाहिए, उसके केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए। अगला है दोस्तों, पठन कौशल क्या है? पठन कौशल मतलब होता है जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की टेंडेंसी। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पठन कौशल। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है सेना। देखिए सेना जो होता है ये समूह, संज्ञा 5 प्रकार की होती है दोस्तों। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। सेना जो है दोस्तों इस समूह में आ जाएगा, है ना, सेना हो गया समूह में। श्याम जो हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का, लड़का जो है दोस्तों ये आपका क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रिजु का विलोम, रिजु का विलोम मतलब उल्टा, रिजु का विलोम होता है वक्र, है ना। अगला, आलस्य शब्द का विशेषण, आलस्य का होता है आलसी। आलस्य का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम? हमने बिल्कुल पूरा पढ़ा हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें कोई,
कुछ इस प्रकार के शब्द अगर आएंगे तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। कोई, कुछ देख लीजिए, ये रहा कोई, और अनिश्चयवाचक में क्या आ सकता है, जैसे आपका एक शब्द है कुछ, कोई, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 60वां। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, पूछा है। पुल्लिंग नहीं है, सभा। सभा जो है दोस्तों ये पुल्लिंग नहीं है। इसके साथ साथ मैं कुछ और स्त्रीलिंग शब्द आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। स्त्रीलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे समिति, ठीक है, सभा, समिति, और क्या हो सकता है, जितने भी आपके ई, उ, ना, किसी भी शब्द के अंत में अगर ना आ रहा है तो भी वह स्त्रीलिंग होगा। खाने पीने की चीज है तो भी वह स्त्रीलिंग होगा। सभा, समिति, कक्षा, सेना, कक्षा, सेना, भीड़, है ना, और खाने पीने की चीज हो गई। जिनके भी अंत में ता आएगा, या आएगा, ठीक है, ये सारी के सारी आपकी क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग वाले शब्द रहेंगे। जबकि बुढ़ापा, मोटापा, आप, जितने भी महीनों के नाम है, दिन के नाम है, आपके धातुएं हैं, वस्त्र हैं, कपड़े हैं, पशु पक्षी के नाम है, सारे के सारे क्या है, आपके पुल्लिंग है। तो आई होप आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो यहाँ से अब क्लियर हो गया होगा। निश्चयवाचक भी कई बार पूछा है। तो ये सारे के सारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन्हीं से टॉपिक से बेस बना करके वो अन्य और भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार के और वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।